पे देखिएगा पहला नंबर सवाल को। और आज की इस क्लास में आप लोग को टोटल 35 ही सवाल करवाऊंगा। कितने? 35 सवाल जो हार्ड लेवल के होंगे। और आप लोग को चैलेंज भी करता हूं कि यहाँ पे आप लोग जो है ना वो 35 सवाल में 30 भी सही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऐसे लेवल को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। जो बच्चे अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे ना पूरे साल, वही यहाँ पे बाबू 35 में 30 सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सारे सवाल को देखते हैं। और आप लोग जब भी मेरे क्लास को करने बैठे पेन और पेपर लीजिए और सारे सवाल को खुद से बाबू करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल क्या करा है ना, कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पे बताइए कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। सारे ऑप्शन को पढ़िए और मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए। तो यहाँ पे सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र जो नहीं है ना, वह कौन क्षेत्र नहीं है? तो सैन्य भूगोल नहीं है। कौन? सैन्य भूगोल। बाकी लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये तीनों बाबू सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो दम याद रखेगा, ये नहीं कि सवाल बाबू यही दम आए सेम। ठीक है, घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरह से हर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल को। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करे कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? किस फसल की खेती में बाबू बुआई के टाइम कम कम तापमान चाहिए, ये यहाँ पे सवाल कर रहा है। तो बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और सारे सवाल को खुद से करते चलिएगा। तो बाबू जो कम तापमान चाहिए ना बुआई की खेती में, वह चाहिए गेहूं के। इसमें गेहूं के आप लोग देख सकते हैं कि गेहूं का जो बुआई होता है ना, वह ठंडी के दिन में होता है। और कितना चाहिए? तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखेगा। तो किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? याद रखेगा गेहूं के। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बाबू इस क्लास को जरूर अंत तक कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में ऐसे सवाल को शामिल किया हो जिसपे आप लोग फोकस ही नहीं बनाते हैं और याद भी नहीं होगा, लेकिन ये सारे सवाल बुक का ही हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, कह रहा है कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? यहाँ पे बताइए कि ग्रामीण बस्ती का जो प्रकार है यहाँ पे वह कौन है। और सारे सवाल पे अच्छे तरीके से फोकस बनाइएगा, तभी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन वहां नहीं दिया जाता है, उसी क्वेश्चन में घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। यही होता है आप लोग का कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, समझने का कोशिश नहीं करते हैं, और वहां फिर कहते हैं कि यहाँ तो मतलब एक भी सवाल आया ही नहीं। तो आप लोग बाबू क्वेश्चन को देखिए अच्छे तरह से और उसको समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे कि सवाल करे कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो ग्रामीण बस्ती का प्रकार यहाँ पे क्या है? तो है गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत, ये तीनों है। और याद रखिएगा तीनों को तभी तो वहां करके आइएगा। अगर पूछ देगा वहां पे कि अर्धगुच्छित जो है ये कैसी बस्ती का प्रकार है, तो याद रहेगा तब ना कि ये ग्रामीण बस्ती का, तभी तो वहां करके आइएगा। तो वही बाबू यहाँ पे सवाल जो है ना सेम वहां नजर नहीं आएगा। अगर अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को और ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तभी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में हाली हाली करते करते चलते गए, याद करते करते चलते गए, वैसा नहीं होगा। अच्छे तरह से देखिए, लेकिन एक ही क्लास को कीजिए, लेकिन अच्छे तरह से सारे सवाल पर फोकस कीजिए, तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा बाबू उपयुक्त सभी, ये तीनों है बाबू ग्रामीण बस्ती का प्रकार। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसको भी याद रखेगा, बहुत सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ काफी सारे सवाल, अंत तक देखिए और सारे सवाल को करके जाइए, क्योंकि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एग्जाम के लिए। जल्दी से बताइएगा मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ ना देखे वहां पंजाब भी दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पंजाब चंडीगढ़ में मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे 5 नंबर सवाल कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा 15%। ठीक है, ऐसे तो 16% है बाबू, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उसके नजदीकी अकॉर्डिंग आप लोग जाइएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो देश की सकल आय में कृषि का जो योगदान है ना, वह यहाँ पे हो जाएगा 15%, और 16% भी याद रखेगा। ठीक है, गूगल पे देगा 16%। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को मैं बाबू ज्योग्राफी के 2 क्लास दे दिया हूं। सुबह में ही आप लोग को मैं दे दिया था एक क्लास, जिसमें 70 सवाल को मैं करवाया था, जो आसान लेवल के सवाल थे और एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाने वाले सवाल थे वहां पे। ठीक है, अगर आप लोग वो 70 सवाल को कर लिए होंगे तो बहुत बढ़िया है। वहां से ये भी पता चल जाएगा आप लोग को कि वहां पे मैं कितने सवाल को सही किया हूँ, बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं वहां पे आप लोग को 70 सवाल जो आसान लेवल के और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल थे उसको करवा दिया हूँ। और इस क्लास में हार्ड लेवल के सवाल जिसपे आप लोग ध्यान नहीं देते, याद नहीं करते हैं, उस लेवल के सवाल यहाँ पे शामिल किया हूँ। सिर्फ 35 ही सवाल है, तो ये 35 सवाल को आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करा है।
कह रहा है कि रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। रत्नागिरी जो है ये किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, तो याद रखेगा यह है महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। सबसे ज्यादा बॉक्साइट के लिए ये प्रसिद्ध है बाबू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा क्षेत्र जो है वह संघनन जनसंख्या वाला है। ये सवाल आप लोग को याद होगा क्योंकि मैं 70 सवाल में ये भी सवाल शामिल किया था वहां पे। तो आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग को ये सवाल याद होगा। नहीं याद है तो याद रखेगा कि निम्नलिखित में से संघनन क्षेत्र यहाँ पे जो है बाबू, वह संघनन क्षेत्र वाला जो यहाँ पे एरिया है वह है दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ना, ये बाबू क्षेत्र जो है संघनन जनसंख्या वाला है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न करे कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। सवाल यहाँ पे क्या करें कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो है वह व्यक्तिगत होता है। ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए और दम याद रखेगा बाबू, ऑप्शन को देख कर दम। ठीक है, आप लोग को हूबहू वहां सवाल देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यही सवाल में से घुमा घुमा के मिलेंगे। और ये सवाल जो है ये हार्ड लेवल के सवाल है बाबू, इससे ज्यादा हार्ड सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। तो अंत तक देखिए, ये सारे सवाल को करके जाइए और खुद से कीजिए यहाँ पे। और देखिए कि यहाँ पे मैं 35 में कितने सवाल को सही कर पाता हूँ। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी जो है वो कितना बढ़िया है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में 5 तारीख को आप लोग कल क्या करके आइएगा, यहाँ पे बताइएगा क्या करा कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। क्या? तो वह होता है पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 9 नंबर सवाल के विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। सवाल यहाँ पे क्या करें ना कि विश्व के प्रमुख बाबू समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, बताइएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन को देखिए और बताइए, सारे सवाल को करते चलिए। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है यहाँ पे वह किस प्रकार के हैं। तो वह बाबू विस्तृत पतन। कैसे? विस्तृत पतन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे बाबू ऑप्शन में कौन यहाँ पे जो है वह मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से। और इस तरह के सवाल में सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम में बाबू बहुत बड़ा गलती करके आइएगा आप लोग। ठीक है, जल्दबाजी में आप लोग क्या करते हैं कि याद जो भी सवाल रहते हैं उसको भी गलती करके आते हैं। काफी सारे बच्चे से ये गलतियां होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र यहाँ पे क्या है, तो आप लोग को पता होगा बाबू, वह है स्वच्छता, संसाधन और शिक्षा। ये तीनों मानव विकास के बाबू, मतलब मानव के विकास के लिए ये तीनों मूलभूत क्षेत्र जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वच्छता भी जरूरी है, संसाधन भी हर चीज की जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आसान सा सवाल है लेकिन आप लोग को यहाँ पे हार्ड नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से आप लोग को सवाल को याद करना है। यहाँ पे क्या कराना सवाल कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी वस्तु जो है ना वह प्रतिरूप सड़कों, नदियां और नहरों के सहारे विकसित होता है। ये सवाल यहाँ पे करा है। ये आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग क्या कहिएगा कि ये सवाल तो देख लीजिएगा लेकिन एग्जाम में ये सवाल सेम थोड़ी नहीं वहां नजर आएगा बाबू। ठीक है, हूबहू थोड़ी नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर याद रखिएगा अच्छे तरह से तो यही सवाल से आप लोग कितने सवाल को करके आ जाइएगा। यहाँ पे सवाल जैसे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है। तो वह कौन होता है? तो वह होता है रेखीय। कैसे? रेखीय प्रतिरूप के। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एग्जाम में बाबू घुमा घुमा के सवाल कैसे पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे कि सड़कों के सहारे। ठीक है, सड़कों के सहारे बाबू जो बस्ती का प्रतिरूप होता है वह कैसा होता है? तो ये भी सड़कों के सहारे कैसा? रेखीय होता है। नदियों के सहारे भी रेखीय होता है और नहरों के सहारे भी रेखीय होता है। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा सवाल को तो आप लोग को वहां एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा प्रश्न। ठीक है, ये सोचिएगा कि एकदम यही सवाल वहां पे आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा कब होता है? जो सवाल पूछे गए हैं ठीक है वही रिपीट किए जाते हैं ना, तब वो ऐसा होता है कि हूबहू ऑप्शन के साथ वहां पे नजर आते हैं। लेकिन जो सवाल बाबू अच्छे तरीके से याद नहीं कीजिएगा वो कैसे नजर आएगा? यहीं से आप लोग को 2 से 3 सवाल बन जाएंगे वहां पे, लेकिन अच्छे तरह से यहाँ पे फोकस बनाइएगा इस सवाल पे, तभी वहां करके आइएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये सारे बातें पे और अच्छे तरीके से सारे सवाल को अभी भी मौका है, कोशिश कीजिएगा अच्छे तरह से ध्यान देकर याद करने का। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी।
और आप लोग को बस मैं ये समझाना चाहता था बाबू कि एग्जाम में सेम वही सवाल नहीं आते हैं। वही सवाल क्या आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, वही सवाल वहाँ पे सेम नजर आएंगे। बाकी सारे सवाल जो है ना घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आप लोग को अच्छे तरह से सारे सवाल को करना होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ सारे सवाल को मेरे साथ फास्ट करते चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि जनसंख्या संगठन का अंग जो यहाँ पे नहीं है वह कौन नहीं है। तो याद रखिएगा वह जनसंख्या का घनत्व नहीं है। क्या? जनसंख्या का घनत्व जो है ये जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। बाकी आयु संरचना, लिंग संरचना और सारांशता ये तीनों है। तो याद रखिएगा अच्छी तरह से। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और आप लोग भी मेरे साथ सारे सवाल को बहुत फास्ट करते चलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल, कह रहा है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। बताइएगा तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना जो है ये स्थापित किया गया है। तो याद रखेगा वह सलेम में। कहाँ? सलेम में बाबू कारखाना स्थापित किया गया है लोहा इस्पात का। कहाँ? तमिलनाडु में। ये भी याद रखिएगा अच्छी तरह से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 14 नंबर सवाल कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। सवाल यहाँ पे क्या करें ना कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा जो है ना वह पुरुष का प्राधान है। ये सवाल यहाँ पे करा है। तो याद रखिएगा वह है ग्रामीण से नगरीय। क्या है? गांव से बाबू नगर में जाने का ये बाबू पुरुष का प्राधान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है, 5 फरवरी को सारे सवाल को करके आना है, तो इस क्लास को भी आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। और जो मैं क्लास आप लोग को सुबह में दिया था जिसमें 70 सवाल को मैं करवाया था उसको भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोग को जो सवाल वहाँ पे करवाया ना वो सेम सवाल वहाँ पे नजर आएंगे। उस लेवल के सवाल वहाँ पे करवाया था, पूछे गए सवाल। और आप लोग को जो बुक के इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और आसान लेवल के सवाल होते हैं वो सवाल वहाँ पे मैं शामिल किया था। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लेवल का सवाल है, जो भी सवाल यहाँ पे है यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। अंत तक देखिए और ये सारे सवाल को आप लोग जरूर करके जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या करे सवाल, कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण जो है वह क्या है यहाँ पे। तो याद रखेगा वह पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण ये दोनों है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण ये दोनों सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। तो दम याद रखेगा याद करने वाले सवाल को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। सवाल यहाँ पे करें निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यहाँ पे बाबू राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है वह यहाँ पे कौन है। तो याद रखेगा वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ना ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। तो याद रखेगा ये सवाल को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा ये सवाल को, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कोरबा जो है ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो कोरबा जो है ना बाबू ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल को याद रखेगा। तो ये कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग फोकस बनाए रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करे निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। यहाँ पे पश्चिम भारत की नदी बेसिन जो है वह कौन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पश्चिम भारत की नदी बेसिन जो है ना वह है माही बेसिन। और इस तरह के सवाल एग्जाम में हर साल एक पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पश्चिम भारत की नदी बेसिन पूछेगा तो वह हो जाएगा माही बेसिन। इसके अलावा और भी है पश्चिम भारत की और जो प्रमुख बेसिन जो है ना वह है नर्मदा, ताप्ती और साबरमती और माही। ये याद रखेगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम में देखने के लिए एक सवाल मिलेंगे यहाँ पे बाबू। ये सारे सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम भारत की नदी बेसिन क्या क्या है। ताप्ती हो गया और यहाँ पे माही हो गया, साबरमती हो गया और नर्मदा हो गया, ठीक है। एक सवाल वहां पे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा माही बेसिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार से सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। यहाँ पे सवाल आप क्या कर रहा है कि कौन सी नदी बेसिन जो है वो अब पूर्वी भारत में है। पूर्वी भारत यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बाबू जो पूर्वी भारत में जो नदी बेसिन है ना वह है महानदी बेसिन। कौन सी? महानदी बेसिन। इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा गंगा नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र, बराक नदी बेसिन और महानदी बेसिन और दामोदर, सुवर्ण रेखा और ब्राह्मणी ये बाबू होते हैं कहाँ के? पूर्वी भारत के बेसिन नदी होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं दोनों सवाल को कंप्लीट करवा दिया। अब आप लोग पे निर्भर करता है बाबू कि ये सवाल को आप लोग याद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
20 नंबर सवाल को देखिएगा, ये आसान सा सवाल है और उस क्लास में मैं आप लोग को ये सवाल करवाया भी था, ठीक है, याद भी होगा काफी सारे बच्चों को। यहाँ पे क्या करें, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वह कितना था, तो इसको याद रखेगा, हुआ था 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार बाबू पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर सवाल को, क्या करें, 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो कच्चा माल कौन तैयार करता है, याद रखिएगा, कुटीर उद्योग। कौन से? कुटीर उद्योग। ये जो है ना बाबू दूसरे उद्योग के लिए क्या कच्चा माल तैयार करता है। तो अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को देखिए और याद भी कीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, इतना बड़ा सवाल है लेकिन बाबू सबसे आसान सा सवाल है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से यहाँ पे कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है बाबू जो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, मतलब द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता है। आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन नहीं है, तो वह मछली पकड़ना नहीं है। कौन नहीं है? मछली पकड़ना। ये क्योंकि प्रथम क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। द्वितीयक सेक्टर का बाबू जो क्रियाकलाप यहाँ पे ना वह है इस्पात प्रगलन और वस्त्र निर्माण और टोकरी बुनना, ये तीनों हैं। तो ये तीनों पे याद रखेगा, एक भी सवाल वहां पे घुमा घुमा के पूछ दिए जाएंगे कि यहाँ पे द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन है, तो याद रहेगा, तभी तो आप लोग वहां पे करके आइएगा। तो ध्यान दीजिएगा सारे सवाल पे, इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के लिए किया हूँ कि एग्जाम से पहले ये सारी जानकारियां आप लोग को होना चाहिए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि रूस के टुंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। जल्दी से बताइएगा कि रूस के टुंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति जो है ना वह इनमें से कौन है। कौन सी जाति जो है वह कहाँ रहती है, रूस के टुंडा भाग में। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो रूस के टुंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति जो है ना वह है बाबू याकूत। क्या है? याकूत जाति। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी आप लोग को बाबू जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना सब्जेक्टिव का, उसका मैं पीडीएफ वहां पे दे दिया हूं, ठीक है। जाइए उस सारे सवाल को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट सवाल को मैं वहां पे डाल दिया हूं जो सब्जेक्टिव का है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो सारे सवाल को अगर कर लेते हैं ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाइए वहां से ज्वाइन होकर वो सारे सवाल को कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव में भी तो अच्छे मार्क्स लाना है ना, सारे सवाल को करके आना है ना, तो फोकस तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाबू ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है ना वह सबसे कम है। तो याद रखिएगा वह कौन सा क्षेत्र है, तो वह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में बाबू ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह सबसे कम है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर सवाल को, सबसे आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। यहाँ पे 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है ना कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में यहाँ पे कौन सी फसल जो है वह नहीं बोई जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो एक सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सवाल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखना चाहता हूं कि एग्जाम से पहले आप लोग इस सवाल का आंसर दे पाते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देता हूँ ये सवाल को। तो इस सवाल का आंसर 25 नंबर का आप लोग कॉमेंट में दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। और आप लोग को बाबू शुरुआत में ही मैं चैलेंज किया था कि आप लोग यहाँ पे 35 में 30 को सही करके दिखाइएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बाबू, ठीक है। 5 फरवरी को आप लोग को कल के पेपर में ये सारे सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से कीजिएगा तब यही सेम हूबहू नहीं नजर आएगा, इसी में से वहां सवाल पूछे जाएंगे, अगर अच्छे तरीके से कीजिएगा तब। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है फेजेंडा। क्या? फेजेंडा। ये सवाल पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे, अगला सवाल कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह यश प्राप्त करता है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना जो है ना वह बाबा बुदन पहाड़ी से लौह यश प्राप्त करता है। और एक सवाल यहाँ से और पूछे जाते हैं बाबू कि बाबा बुदन पहाड़ी जो है ये कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में, इसको याद रखिएगा।
लेकिन यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना जो है ना, ये बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो याद रखेगा भद्रावती, क्या भद्रावती जो है ना, ये बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को ये क्लास बाबू पसंद आ रहा होगा ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोग को एग्जाम से पहले मैं सारे सवाल को इसी प्रकार से कंप्लीट करवा दूंगा, सिर्फ बने रहिए लास्ट तक और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए बाबू, क्योंकि यही मौका है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो पढ़ना पड़ेगा, हर एक सवाल को करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सवाल क्या करा है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कहाँ है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सोलापुर जो है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है। आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे कितने सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं। तो सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए। और जिन बच्चे का काफी बढ़िया तैयारी है बाबू, वो सिर्फ रिवीजन करें यहाँ पे और सारे सवाल को देखें। और जिन बच्चे का तैयारी नहीं है, उसी के लिए मैं यहाँ पे डिटेल में सारे सवाल को करवा रहा हूँ कि अच्छे तरह से वह कंप्लीट कर लें। काफी सारे बच्चे क्या होते हैं कि वह देखते हैं यहाँ पे कि ये सवाल ऐसा है, ऐसा सवाल वहाँ नहीं आया है। ऐसा सवाल नहीं बाबू, यहाँ से मिलता जुलता सवाल वहाँ पे आता है, ठीक है। यही सेम सवाल यहाँ से उठा के नहीं डाल देगा वहाँ पे। मैं नहीं हूँ एग्जामिनर कि वहाँ पे मैं आप लोग को यही सवाल को दे दूँ, ठीक है। वहाँ जो एग्जामिनर होते हैं वह बुक के ही सवाल को देते हैं, लेकिन घुमा फिर आके देते हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। बताइएगा सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। क्या करें यहाँ पे 30 नंबर सवाल कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेगा आयात कहा जाता है। क्या, आयात। बाहरी देश से कोई भी सामान मंगाया जाता है उसे आयात कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है। रेडियर जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए बाबू, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और आप लोग को बाबू पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो, ठीक है। अगर अच्छे परसेंटेज लाना है तो हर सवाल को करना पड़ेगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है सोचते हैं कि वहाँ मैं करके आ जाऊंगा, आप लोग को भी पता नहीं है कि वहाँ कौन सा सवाल डाल दिया जाएगा, कौन सा सवाल पूछ दिया जाएगा, कि वहाँ पे आप लोग को दिक्कत आ सकते हैं। जल्दी से बताइएगा, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है टुंडा। किस क्षेत्र में, टुंडा क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पे क्या करें, यहाँ पे सवाल की निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। यहाँ पे सवाल कर रहा है ना बाबू, यहाँ पे ऑप्शन में कौन ऐसा जो है जिससे प्रदूषक नहीं माना जाता है, मतलब जिससे प्रदूषण नहीं होता है, ये सवाल यहाँ पे करा है। यहाँ पे तो आप लोग को गैस के नाम दिया गया, तो बताइए यहाँ पे ऐसे कौन से गैस है जिससे प्रदूषण नहीं होता है। तो याद रखिएगा वह कौन से गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इससे बाबू प्रदूषण नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखेगा। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इतना सारे जो बाबू लोग हैं, ठीक है, भारत में है, काफी सारे पूरे वर्ल्ड में है, इतने सारे लोग, सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कितना बाबू प्रदूषण होता होगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषण नहीं होता है, ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। यहाँ पे बाबू हरियाली प्रोजेक्ट जो संबंधित है वह किससे संबंधित है। ये चलाया गया था बाबू केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो बताइए जल्दी से, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट यहाँ पे संबंधित है किससे, याद रखिएगा जल संरक्षण से। किससे, जल संरक्षण से बाबू ये प्रोजेक्ट, हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में बाबू जो कारक यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है ना, वह कौन है। तो याद रखेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो यहाँ पे है वह है जलवायु। क्या है, जलवायु, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर सवाल, ये हम लोग का लास्ट सवाल है। जैसे कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस क्लास में 35 सवाल को मैं करवाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और हार्ड लेवल के सवाल थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यहाँ पे आप लोग इस लेवल के सवाल में आप लोग 35 में कितने सवाल को सही किए हैं।
ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चैलेंज किया था बाबू कि 35 में 30 आप लोग करके दिखाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करा है, 35 नंबर सवाल को भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? क्या करा है कि इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है बाबू? तो याद रखिएगा वह है भिलाई। भिलाई है बाबू सबसे बड़ा, ठीक है, लौह इस्पात कारखाना। ये नहीं बोकारो करके आ जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो है ना ये लौह इस्पात कारखाना है, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना वह है भिलाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही किए हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को ज्योग्राफी का कोई भी क्लास नहीं मिलने वाला है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सब्जेक्टिव को भी आप लोग देख लीजिए अच्छे तरह से बाबू। ठीक है, वहाँ पे मैं सब्जेक्टिव का डाल दिया हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिए टेलीग्राम से। और आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे, हार्ड लेवल के सवाल थे जिसपे आप लोग फोकस नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये भी बताइए कि कितने सवाल आप लोग को याद थे। ठीक है, 35 सवाल में कितने सवाल को कर पाए हैं। तो आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।